गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई भानु चौधरी वेलकम यू ऑल। और बेटे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जो कि चैप्टर 3 है क्लास 11th का। सबसे पहले बात जो आ रही है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। व्हाई डू वी नीड टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स, हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी एलिमेंट्स को। सो इसका जो बेस्ट रीजन आता है बेटे वो ये आता है कि शुरुआत में जब हमारे पास एलिमेंट्स बहुत कम डिस्कवर हुए थे तो उनकी प्रॉपर्टीज को, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो, उनको अलग अलग एनालिसिस करना, अलग अलग स्टडी करना इजी था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता चला गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ते चले गए, और जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ जाएंगे उन सब की स्टडी करना, उन सब की प्रॉपर्टीज को याद रखना, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, चाहे उनके कंपाउंड्स हैं, उनको याद रखना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा था। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो एलिमेंट्स को याद करना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो उन्होंने क्या करा, ग्रुप्स बना दिए। क्या करा, ग्रुप्स बना दिए, कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। ये ग्रुप ए एलिमेंट है, ग्रुप बी एलिमेंट है, ग्रुप सी एलिमेंट है। इस तरह से एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कर दिया सो दैट कि आप एक ग्रुप की सारी इंफॉर्मेशन ले लें और जितने भी एलिमेंट्स उस ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं आपको उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का एक आइडिया हो जाएगा। और ये जो आइडिया होगा ऐसा हो सकता है कि या तो उनके बारे में पता लग जाए कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव है या इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या मेटल्स है या नॉन मेटल्स है, या फिर कह सकते हैं कि आयनेशन एनर्जी कम है या ज्यादा है। इसके साथ साथ हमें पीरियोडिसिटी के बारे में भी पता लगा। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो जाए आफ्टर सर्टेन इंटरवल, कोई एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद में जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिपीट हो जाए, या प्रॉपर्टीज इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाए या प्रॉपर्टीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाए। तो ये तो हमें पता लग गया सिग्निफिकेंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सो उसके बाद में हमारे पास हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हुआ, यानी कि अब अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी अलग अलग पीरियोडिक टेबल बनाई। आज जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं फर्स्ट पार्ट में, उसके अंदर हम 4 साइंटिस्ट को और उनके पीरियोडिक टेबल्स को पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर सबसे पहले है डॉबनियर्स ट्राइड्स, दूसरा है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस, तीसरा है लोथरमेयर अरेंजमेंट, एंड द थर्ड वन इज मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल। तो शुरुआत करते हैं डॉबनियर ट्राइड्स। डॉबनियर ट्राइड्स क्या था, देखो बेटे नाम से ही पता लग रहा है ट्राइवर्ड आ रहा है। ट्राइवर्ड का मतलब 3। तो डॉबनियर साहब ने क्या किया, 3 एलिमेंट्स लिए और उनका एक ग्रुप बनाया। उनमें जो एलिमेंट्स रखे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रखे। लेकिन मेन जो बात ये बता रहे थे वो ये बता रहे थे कि अगर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के एलिमेंट का एटॉमिक वेट का अरिथमेटिक मीन लिया जाए तो वो मिडिल एटम के बराबर है। मैं जो बात कह रहा हूं सुनिए, हम पढ़ने वाले हैं आज डॉबनियर ट्राइड्स। देखो बेटा आपको इस वर्ड से समझ में आएगा, ट्राई मींस 3। तो इन्होंने क्या करा, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए। 3 एलिमेंट्स के ग्रुप किस तरह से बने, मान लीजिए ये रहा। सबसे पहले जैसे उन्होंने लिया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो उन्होंने क्या करा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट लिया। इसमें क्या करा, उन्होंने कहा कि फर्स्ट एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक वेट का अरिथमेटिक मीन लिया जाए तो वो अप्रोक्सीमेटली और नियरली सेम होगा मिडिल एटम के। जैसे कि लिथियम का एटॉमिक मास कितना होता है 7, सोडियम का पोटेशियम का एटॉमिक मास कितना होता है 39। इन दोनों का अरिथमेटिक सोडियम के एटॉमिक वेट के इक्वल होना चाहिए। तो करके देख लेते हैं, 39 plus 7 divided by 2, that is 46 divided by 2, that equal to 23। यानी कि सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है 23। और डॉबनियर साहब ने जो बात कही वो भी बिल्कुल सही कही। उन्होंने एक और एलिमेंट का ट्राइड बनाया जिसको हम बोलेंगे क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक वेट कितना होता है 35.5। आयोडीन का कितना होता है 127। इन्होंने क्या करा, अरिथमेटिक मीन निकाला, 127 प्लस 35.5 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 162 डिवाइडेड बाय 2। 5 plus 7 12, 3 plus 3 6 plus 1, सॉरी 3 plus 3 6 and 1.5। इसको डिवाइड किया तो अपने पास आंसर आया 28125।
अब जो अर्थमेटिक मीन आया वो आया 80.25, लेकिन जो ब्रोमीन होता है उसका एटॉमिक वेट जो होता है दैट इज 80, दैट इज इक्वल टू 80। उन्होंने और भी एलिमेंट्स लिए जैसे कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। इन तीन एलिमेंट्स का ट्राइड बनाया उन्होंने। ट्राइड बनाने का तो कैल्शियम का मास 40, एटॉमिक वेट 40, बेरियम का एटॉमिक वेट 137। फिर से हम करेंगे दैट इज 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2। अपने पास जो आंसर आएगा दैट इज 177 डिवाइडेड बाय 2। 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 1 बच जाएगा, 2 5 जा 10। अपने पास आंसर कितना है 88.5, लेकिन इसका एटॉमिक वेट कितना होता है 87.5। सो मुझे आइडिया हो गया कि जो ये बता रहा था अप्रॉक्सीमेटली सेम था। कितना था, कैसा था, अप्रॉक्सीमेटली सेम। तो ये डॉपनियर्स के बारे में बात थी, लेकिन डॉपनियर कुछ ही एलिमेंट्स तक सीमित रह गया। उसके बाद में वो जो और एलिमेंट डिस्कवर होने लगे तो डॉपनियर्स जो थे उनका रूल फेल होने लग गया। उनका रूल फेल होने लग गया तो फिर हमें एक नया रूल की जरूरत पड़ी। अब डीमेरिट्स और पढ़ लेते हैं डॉपनियर्स के बारे में। डीमेरिट सिर्फ दो ही हैं डॉपनियर्स की, दैट इज पहली डीमेरिट्स है, पहला ड्रॉबैक है कि एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स। डॉपनियर्स ट्राइड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू ट्राइड्स, फ्यू एलिमेंट्स। एंड सेकंड ये जो अर्थमेटिक मीन आ रहा था दैट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडिल एलिमेंट। सो ड्रॉबैक्स ऑफ डॉपनियर ट्राइड्स। तो पहला ड्रॉबैक क्या है, ट्राइड्स आर एप्लीकेबल ओनली फॉर फ्यू एलिमेंट्स। ये कुछ एलिमेंट्स पे ही एप्लीकेबल था, सारे के सारे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल नहीं था। दूसरी बात, द अर्थमेटिक मीन is not exactly same, is not same with the bus उसी से कौन सा same, the arithmetic mean is not same as the atomic weight of middle atom। of triads। ये ड्रॉबैक हो गए डॉपनियर्स के बारे में बेटे। दिस इज ऑल अबाउट द डॉपनियर। डॉपनियर के बाद में हमें जो नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस, चलो शुरू करते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवियस क्या था, जो न्यूलैंड थे इनका पूरा नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड, और ही इज अ म्यूजिक लवर पर्सनालिटी। तो अब बाकी की बातें मैं बताता हूँ। शुरू करते हैं अपना टॉपिक, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस में क्या था? सबसे पहले मैं बता दूं, ही इज अ म्यूजिक लवर पर्सनालिटी। he was a music lover personality। म्यूजिक लवर पर्सनालिटी। तो उन्होंने जो अपना लॉ भी दिया म्यूजिक से रिलेटेड दिया, जो भी लॉ दिया उन्होंने म्यूजिक से रिलेटेड दिया। उन्होंने कहा कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रख दिया जाए, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रख दिया जाए, सो जो 8th एलिमेंट होगा उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज सेम होंगी जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट्स के साथ, जैसे कि म्यूजिक में होता है। जैसे कि म्यूजिक है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट आपने म्यूजिक नोट ले लिया, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी।
नी के बाद में अगेन कौन सा आएगा, सा, यानी कि 8 जो 8th होगा दैट विल रिसेंबल टू फर्स्ट वन। वैसे अगर मैं एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखूं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे रख सकते हैं, लिथियम, लिथियम एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना 3, लिथियम का बेरिलियम, बेरिलियम का बोरोन, बोरोन का कार्बन, कार्बन का नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन के बाद में नियोन नहीं आएगा, उस टाइम तक नियोन डिस्कवर नहीं हुआ, तो हमने फिर सोडियम लिया, सोडियम का मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में आर्गन नहीं आएगा क्योंकि आर्गन तब तक डिस्कवर नहीं हुआ था। आर्गन के बाद में क्या आता है, पोटेशियम, देन कैल्शियम। तो इस तरह से इतने एलिमेंट्स के लिए न्यूलैंड्स ने एक टेबल बनाई जिसको न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस बोला जाता है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट रख दिया, लिथियम का एटॉमिक कम है, बेरिलियम का थोड़ा ज्यादा है, बोरोन का उससे भी ज्यादा, कार्बन का और ज्यादा, नाइट्रोजन का और ज्यादा, ऑक्सीजन का उससे भी ज्यादा, फ्लोरीन का उससे ज्यादा। तो इतना रखने के बाद में फर्स्ट एलिमेंट के बाद में इसको मैंने फर्स्ट नंबर दे दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ जो एलिमेंट होगा सोडियम, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अपने फर्स्ट एलिमेंट से रिसेंबल करेगी, फर्स्ट एलिमेंट से रिसेंबल करेगी। जैसे कि लिथियम क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, सोडियम भी क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, दोनों वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, बेस बनाते हैं, दोनों के दोनों क्या है, एल्कली मेटल्स हैं। अब ये किसी के साथ भी कर सकते हैं, मैं अगर मान लो यहां से शुरू करूं कार्बन से, तो मेरे पास आएगा फर्स्ट इसको दे दिया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, यानी कि कार्बन और सिलिकॉन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो रिसेंबल करनी चाहिए। तो न्यूलैंड साहब ने यही कहा था, व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज, मैं लिख देता हूं, व्हेन एलिमेंट्स आर arrange in order of their increasing order of their increasing atomic weight, then first element प्रॉपर्टीज, फर्स्ट एलिमेंट प्रॉपर्टीज ब्रैकेट में डाल देना, फिजिकल और केमिकल, फिजिकल और केमिकल, सिमिलर टू द एट्थ एलिमेंट एज म्यूजिकल नोट्स। जैसा कि म्यूजिकल नोट्स में होता है वैसे ही अगर फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी चाहे वो फिजिकल हो केमिकल हो सिमिलर होगी एट्थ एलिमेंट की। तो न्यूलैंड ने कहा व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट देन फर्स्ट एलिमेंट्स प्रॉपर्टी कौन सी, फिजिकल और केमिकल, सिमिलर टू द एट्थ एलिमेंट एज म्यूजिकल नोट। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूलैंड, इतना ही न्यूलैंड ने बताया था। लेकिन न्यूलैंड ने कंडीशन कर दी थी एप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट। उन्होंने जो बात कही न्यूलैंड्स लॉ जो था वो लाइटर एलिमेंट पे एप्लीकेबल था, यानी कि जिनका वेट एटॉमिक वेट 40 तक, उससे ऊपर एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन उस टाइम तक जो एलिमेंट्स थे वो बहुत सारे डिस्कवर हो चुके थे, लगभग 40 एलिमेंट उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे। लेकिन जो ये डॉबनेट साहब थे वो सिर्फ कैल्शियम तक ही अपनी बात को रख पा रहे थे। तो यहाँ पे भी उनके कुछ ड्रॉबैक्स आने लगे, इसलिए इस न्यूलैंड्स लॉ को भी हमने फेल कर दिया। सो ड्रॉबैक्स जान लेते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्रॉबैक्स के बारे में जानेंगे। ड्रॉबैक ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस। तो न्यूलैंड के सिर्फ दो ही ड्रॉबैक हैं। पहला क्या है, एप्लीकेबल ओनली फॉर द लाइटर एलिमेंट हैविंग वेट अप टू 40। सो अब ड्रॉबैक जान लेते हैं। ड्रॉबैक्स, पहला ड्रॉबैक है न्यूलैंड्स लॉ इज एप्लीकेबल
Newland's law is applicable only and only for lighter elements having weight up to 40 यूनिट। यानी कि न्यूलैंड्स जो था उसके जो एलिमेंट थे अगर उसका वेट 40 से कम है तो ही एप्लीकेबल है और अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं है। दूसरी जो कंडीशन थी वो ये थी कि उसके उसी के टाइम पे न्यूलैंड साहब के टाइम में ही बाद में जाके नोबल एलिमेंट्स की डिस्कवरी होनी शुरू हो गई थी और जैसे ही नोबल एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो गई थी तो जो न्यूलैंड्स का जो लॉ था वो फेल कर गया था क्योंकि उस टाइम नोबल एलिमेंट्स आने पे फर्स्ट एलिमेंट एथ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर नहीं रही थी। सो न्यूलैंड्स लॉ get failed when noble elements were discovered. Newland's law get failed when noble elements were discovered. जब न्यूलैंड्स ने एक जो एलिमेंट्स को रखा था उसमें अगर मैं फ्लोरीन को रखा उसके बाद में मैं नियोन को रखना शुरू कर देता या फिर मैं आर्गन को रखना शुरू कर देता तो जो प्रॉपर्टीज थी वो डिफरेंट हो जाती फर्स्ट एलिमेंट की और एट्थ एलिमेंट की, बिल्कुल डिफरेंट हो जाती। यानी कि न्यूलैंड्स का जो लॉ था वो फेल कर जाता। तो हमें तो इस बात का ध्यान रखना था कि न्यूलैंड्स का लॉ ये कह रहा है कि फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ प्रॉपर एलिमेंट दोनों क्या होने चाहिए, दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, जो कि ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवियस। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेवियस के बाद में हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने ग्राफ ड्रॉ किया। क्या ड्रॉ किया? ग्राफ ड्रॉ किया। उनका नाम था लोथर मेयर। क्या नाम था? लोथर मेयर। तो उन्होंने हमें एक ग्राफ दिया जिसको हम स्टडी कर लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे लोथर मेयर अरेंजमेंट। लोथर मेयर अरेंजमेंट। लोथर मेयर अरेंजमेंट में क्या हुआ? लोथर मेयर अरेंजमेंट में उन्होंने एक ग्राफ प्लॉट किया बिटवीन एटॉमिक वॉल्यूम एंड एटॉमिक वेट और उन्होंने बोला कि एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाई द सिमिलर पोजीशन इन ग्राफ। अगर कोई एलिमेंट है उनकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर हैं तो उनकी जो पोजीशन होगी ग्राफ में वो भी अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पीक पोजीशन है वहां पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। डिसेंडिंग पोजीशन पे वो वाले एलिमेंट्स आएंगे विच आर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। असेंडिंग पोजीशन ऊपर की तरफ जाते हुए वाली पोजीशन पे वो वाले एलिमेंट्स आएंगे जो कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये तीन एनालिसिस कर पाए थे लोथर मेयर अरेंजमेंट से। सो पहला ऑब्जर्वेशन क्या था? ही ऑब्जर्व्ड दैट फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था द एलिमेंट्स विच हैव मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव character are at the peak position in graph. Peak position in graph. The element which have most electropositive character, जिन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, are at the peak position. वो कहां पे हैं? पीक पोजीशन में, ग्राफ में। दूसरा पॉइंट जो समझ में आया, उन्होंने ऑब्जर्व किया लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आर एट डिसेंडिंग पोजीशन।
उन्होंने जब एनालिसिस किया तो पता लगा कि जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो थोड़े कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो कहां पर है, वो है डिसेंडिंग पोजीशन पे। एंड थर्ड वन, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो कहां पे, असेंडिंग पोजीशन पे। कहां पे है, असेंडिंग पोजीशन पे। सो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आर at ascending position in the graph, this is all about the Lothar-Meyer arrangement। Lothar-Meyer ने बहुत ज्यादा बातें नहीं बताई, तो उन्होंने सिर्फ ये 3 बातें बताई, वो भी कुछ लिमिटेड एलिमेंट्स के लिए वैलिड थी। और हम लोग, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक था Lothar-Meyer का, वो ये था कि वो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव के बारे में तो बता रहा था, लेकिन बीच के एलिमेंट्स का कंपैरिजन के बारे में उनका कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं था। सो लोथर-मेयर अरेंजमेंट की 3 बातों से ही हमने समझ